हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर ये एक साथ जुड़ जाएं तो मुट्ठी बन जाती है और विरोधियों का मुंह तोड़ सकती हैं। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, यही 5 उंगलियां अगर 5 अलग अलग डायरेक्शन में खींची जाएं तो फिर क्या होगा? हाथ टूट जाएगा। चलिए एक और बात कहती हूँ, हर परिवार में एक मुखिया होता है, आपके भी घर में एक मुखिया होगा, घर का बड़ा होगा, वो तय करता है कि परिवार किस दिशा में आगे जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जमीन खरीदनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर एक ही परिवार में 5-5 मुखिया खड़े कर दिए जाएं तो क्या परिवार चलेगा या परिवार टूट जाएगा? आज कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है। जी हां, एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। इस तस्वीर को जरा आप देखिए और बिग स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलती हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली है। इस तस्वीर में 5 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 चेहरे आप देखिए। 25 साल तक लोकसभा सांसद रही सोनिया गांधी, जो कि अब राज्यसभा सांसद बन गई हैं। इस तस्वीर में आपको सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, जिन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे बुके दे रहे हैं। वो नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। अब खड़गे के बगल में प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं। प्रियंका के ठीक बगल में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं। और आखिर में रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। अब इस तस्वीर को मैं संजय निरुपम की नजर से आपको दिखाती हूं। संजय निरुपम कौन? जिन्होंने कांग्रेस की पॉलिसी से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है। इस तस्वीर को अब आप देखिए। यह तस्वीर मैंने तैयार की है संजय निरुपम की नजर से। संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर की बात की है। इस 5 पावर सेंटर में 4 चेहरे वही दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5वां इंक्लूड किया है मैंने। मैं फिर दोहरा देती हूं कि जो संजय निरुपम कह रहे हैं उनके आधार पर ही यह तस्वीर मैंने क्रिएट की है और आपके सामने रख रही हूं। एक तस्वीर इसमें केसी वेणुगोपाल की भी है। केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं, जिनके बारे में संजय निरुपम ये कहते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया है। संजय निरुपम ने कहा कि उन्हें ना तो हिंदी आती है, ना उन्हें अंग्रेजी आती है और मलयाली भाषा वो यानी कि संजय निरुपम खुद नहीं समझ पाते। आज संजय निरुपम ने जब इन 5 पावर सेंटर्स की बात की, जब उन्होंने केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधा, तो उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा। लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5ों के अपने कॉकस है, 5ओं की अपनी लॉबी है और 5ओं की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का,
वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। अब देखिए, कहने को कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि नेता संघर्ष करना नहीं चाहते, वो चुनौतियों से डर गए हैं, वो ईडी सीबीआई से डर गए हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि बहती धारा के साथ वो तमाम नेता बहना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से दूर होने वाले ज्यादातर नेताओं ने सनातन के अपमान का मुद्दा बनाया। गौरव वल्लभ को ले लीजिए, गौरव वल्लभ के ऊपर कौन सी ईडी और सीबीआई का दबाव था? कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक थे गौरव वल्लभ, जिन्हें न सिर्फ राजनीति की बल्कि अर्थशास्त्र की भी अच्छी खासी समझ थी। लेकिन उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन और सनातन विरोधी कहा। मैं आपको उनकी बातें सुनाऊंगी, तस्वीर भी दिखाऊंगी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भगवा पट्टा पहना। लेकिन पहले उनका इस्तीफा नामा देखिए। पहले पेज के आखिरी पैरा पर गौर फरमाइएगा। गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफानामा में मनुस्मृति का एक श्लोक लिखा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्त वय मानो धर्म हतो वधीत। यानी कि जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। और इसलिए मरा हुआ धर्म कभी हमको न मार दे, इस भय से धर्म का हनन यानी कि त्याग नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से उन्होंने अयोध्या का दरअसल एक तर्क रखा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पार्टी के स्टैंड के बारे में उन्होंने इंडिकेट किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। उन्होंने कहा, पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े हुए कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने के जैसा है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। गौरव वल्लभ ने सुबह सुबह पार्टी छोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी और इसी में अपनी बात भी रखी, इसी में अपना इस्तीफानामा भी जनता के सामने रखा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। गौरव वल्लभ सिर्फ कांग्रेस के अकेले ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने सनातन विरोधी होने की वजह से अपनी नाराजगी कांग्रेस पार्टी के प्रति जाहिर की, बल्कि कई और ऐसी वजह भी थी जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के भीतर उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने जो 5 बड़ी वजह गिनाई हैं, पहली बड़ी वजह आप देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन बताया है। दूसरी वजह उन्होंने पार्टी का सनातन विरोधी स्टैंड बताया। उन्होंने कहा बार बार सनातन का अपमान होता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने इस पर चुप्पी बनाए रखी। तीसरी वजह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बयानबाजी थी। कांग्रेस पार्टी के कई और नेता भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें दूरी बना के रखने के लिए हिदायत दी गई थी। चौथी वजह वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने के प्रति उनकी नाराजगी थी। जो बात उन्होंने आज कही भी, उन्होंने कहा कि आप हमेशा वेल्थ क्रिएटर्स को
मैं सीधे सीधे कहती हूं, जिस तरीके से अडानी के नाम पर बार बार राहुल गांधी, फिर चाहे वो लोकसभा में हो या फिर वो किसी सार्वजनिक मंच पर हो या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो, हर बार अडानी का नाम लेकर आए। वजह इसीलिए गौरव वल्लभ ने कहा कि वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना ये ठीक नहीं है, हर बार ये नहीं किया जा सकता। पांचवी वजह उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पब्लिक कनेक्ट खत्म हो रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि वो राहुल गांधी की सोच, उनके कामकाज के तौर तरीके को लेकर, उनके पब्लिक कनेक्ट को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? ये सभी बातें उन्होंने अपने 2 पेज के रेजिग्नेशन लेटर में बड़े डिटेल में लिखी हैं। दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के बारे में ये जो तमाम बातें कही जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे नेता हो, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उन्होंने खुद बताया कि करीब 300 से 400 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो खुद कर चुके हैं, मीडिया के सामने पार्टी के पक्ष को रख चुके हैं। कई बार डिबेट्स के जरिए आपने इंडिया टीवी पर भी गौरव वल्लभ को देखा है, वो कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखते हैं, अर्थशास्त्र के वो जानकार हैं, लिहाजा इकोनॉमी के फ्रंट पर भी उनकी समझ बड़ी अच्छी है। मोदी सरकार को वो अक्सर घेरा करते थे। हाल ही में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उदयपुर से उम्मीदवार भी बनाया। उदयपुर एक बड़ी प्रतिष्ठित सीट है, वहां से वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे, लेकिन वो बड़े निराश हैं, बड़े हताश भी हैं। सनातन पर जो लगातार अटैक किया जाता रहा वो इससे क्षुब्ध हैं। दरअसल गौरव वल्लभ ये कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिनकी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म के बहाने मुस्लिम वोट बैंक की रही है, उनके पास ये एक सुनहरा मौका था, ये एक अवसर था कि वो देश की बहुसंख्यक आबादी को ये बताते, ये जताते कि हम सनातन विरोधी नहीं हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम भी सनातनी हैं। देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन खुद को हिंदू कहलाने में उन्हें कोई असहजता नहीं होती, उन्हें कोई हिचक नहीं होती और वो गर्व से हिंदुइज्म को अपनी आइडेंटिटी बताते। लेकिन इसके ठीक उलट कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2.5 महीने बीत चुके हैं। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस वक्त अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन 5 पावर सेंटर में जो मैंने आपको 5 चेहरे दिखाए, क्या एक भी चेहरा आपने राम मंदिर में देखा? इसके पीछे कारण क्या है, ये संजय निरुपम ने समझाया। वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैचारिक स्तर पर आप देख लें, मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग इसको कितना दिखाना चाहेंगे, कितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म में कोई गलत बात नहीं है। गांधी जी लेके आए थे ये सेकुलरिज्म की विचारधारा, हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर की है, लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था, वो सर्वधर्म संभावता, सभी को साथ में लेकर चलते थे। लेकिन उसको अडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं, और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है। वो विचारधारा चलती रही। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में एक लीड ली, इस देश के तमाम लोगों के बीच वो जो विचारधारा थी नस नस में चली गई। बाद में नेहरू जी ने टेक ओवर किया, लगभग 17 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री, और जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था वो धीरे धीरे लोगों के नसों में चला गया।
तो एक भूमिका होती थी कि नहीं ये गलत है, ये सही है, धर्म का जो आग्रह है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन जैसे सारी विचारधाराओं का एक टाइम लिमिट होता है या उसकी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो विचारधारा मर जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कम्युनिज्म है। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है। रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है। मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है, धार्मिक होने का विरोध होता है, उसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है। और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं। वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। परसों मैं एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है, क्योंकि उनके जो प्रवर्तक थे विचारधारा के, कार्ल मार्क्स, वो कहते थे धर्म अफीम है, धर्म का विरोध करते थे। तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हों ऐसा नहीं था। लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से, सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं है, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन, पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है उस आस्था को ही नकार दिया।